जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। थॉटकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ते बाल मजदूरी के बारे में। खासकर लॉकडाउन के पीरियड में ये बाल मजदूरी जिस प्रकार से बढ़ी है उसको लेकर बात करेंगे। भारत सरकार इस बाल मजदूरी की समस्याओं को निपटने के लिए या उनका क्या कुछ रवैया है बाल मजदूरी की इस समस्या को लेकर, और ये क्यों बढ़ रही है, उसकी रूट कॉज क्या है, उसका हल क्या है, उसका समाधान क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से इस समस्या को देखा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का भारत की इस समस्या को देखने का क्या नजरिया है, इस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर हैं। मैं उनका थॉटकास्ट के 14वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। शुक्रिया संकेत। सर, शुरुआत करते हैं कि भारत, आमतौर पर यह कहा जाता है, राजनीतिक जो नेता है उनकी तरफ से भी कहा जाता है, ये आंकड़े भी इस प्रकार से है कि भारत नौजवानों का देश कहा जाता है। 40% जो आबादी है वो 35 साल की कम उनकी उम्र है। इस प्रकार से देखा जाए तो बालकों की जो संख्या है भारत में वो भी उतनी ही बड़े पैमाने पर है। तो इन बालकों को देखने का नजरिया किस प्रकार से है, खासकर शासक वर्ग की अगर बात करें तो क्या ये उनको एसेट के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है या लाइबिलिटी के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए कि भारत की लगभग 65% से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है ये बिलो 35 एज की है, और उसमें भी जो एवरेज एज है वो 29 के करीब का है। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति रखने वाला अगर कोई देश है तो भारत है। स्वाभाविक है कि भारत की आबादी ही 135 करोड़ के करीब की है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाली लोकतंत्र की ये व्यवस्था है, तो ज़्यादा संख्या में युवा इसमें है। और उतनी ही अनुपात में यहाँ बच्चों की, या जिसको हम ये कहें कि 18 से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर 30% के करीब की जो है ये ओवरऑल पॉपुलेशन उनकी है। अब इतनी बड़ी युवा शक्ति, या स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली युवा शक्ति हमारे पास में है, तो स्वाभाविक है कि ये दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है और यहाँ के राज्यकर्ताओं के लिए भी ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। मगर समस्या ये है कि यहाँ की जो राज्यकर्ता जो है, जिनके हाथ में इन युवाओं का भविष्य बनाने की बात है, वो लोग इनके बारे में सोचने के लिए जिस तरीके से नीति बना रहे, उन नीति बनाने वाले लोगों का अगर हम लोग देख ले तो भारत की जो संसद है उसका अगर हम लोग आंकड़ा उठाकर देखें, जैसे 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस के द्वारा जो टिकट बांटे गए तो कांग्रेस के जो एमपी है उसका एवरेज एज जो है वो 57 का है, और बीजेपी के द्वारा जिनको सत्ता में लाया गया, जिनको चुनवाया गया, या जो आज सत्ता का अंग है, वो बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका भी जो एवरेज एज है वो 55 का है। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा नीति बनाने वाला जो तत्व है, जो कैबिनेट है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी लोकतंत्र का, उस कैबिनेट का भी जो एवरेज एज है वो +60 है। अब ऐसे लोगों के हाथों में देश का भविष्य है। 25 से लेके 35 के एज में, जिसको हम युवा कहते हैं, जिनको ये कहते हैं कि युवा को राजनीति में आना चाहिए, युवा राजनीति में आएंगे तो देश की राजनीति बदल सकती है। तो जो युवा है, जिसको ये कहते हैं कि असल में ये युवा शक्ति है, तो उसको कितना टिकट दिया गया और कितना चुनकर आए, तो 1.2% का भी आंकड़ा उसमें नहीं है कि इतने जो युवा है वो बीजेपी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा चुनकर आए। और वो भी युवा कौन से है, तो राजघरानाओं के युवा है, जिनके माँ बाप पहले से ही, जैसे हम लोग ये कहते हैं कि जो ये परिवारवाद के आधार पर चलने वाले जो लोग हैं वो है। और 40 से भी नीचे अगर हम लोग देखें तो केवल 12% या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो, जो उसको हम लोग कहते हैं कि युवा की एज वाले जो है, 40 से नीचे वाले एज के जो है वो केवल 12%। इसलिए आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, या बहुत सारे जो युवाओं के साथ जुड़ी हुई या पॉलिसी बनाने वाली जो चीज़ें हैं, इसमें कहीं भी युवा रिफ्लेक्ट नहीं होते या उसको ध्यान में रखकर कोई नीति नहीं बनाई जाती। अब जिस देश की संसद 60 के ऊपर वाले लोगों की हो और वो भविष्य का फैसला करने वाले युवाओं के बारे में सोचती होगी, तो उसकी सोच उसी तरीके से। इसलिए युवाओं की बात होती है, बचपन की बात होती है, बचपन को महफूज रखने की बात होती है, मगर उसके लिए किसी तरीके से गंभीरता से कोई नीति निर्धारित नहीं की जाती, और वो केवल
एक मेहरबानी पर चलते, इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा युवा वाला देश जो है वो सबसे ज़्यादा बेरोजगारों का देश है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा बचपन जो है आज खतरे में है। जब देश की आज़ादी खतरे में है तो उस आज़ादी खतरे में जो जिस देश की हो तो वह उसका बचपन भी खतरे में होगा, जवानी भी खतरे में होगी। इस वजह से ये जो केवल जुमला बनकर रहा गया है कि ये युवाओं का देश है, युवाओं का देश होता तो युवाओं के हाथ में काम होता। बिल्कुल। अभी बाल मजदूर की अगर हम बात करें, चाइल्ड लेबर की अगर बात करें, तो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूनिसेफ है या यूएन खुद इसके बहुत ज़्यादा काम करता है, इसके विरोध में है और उस प्रकार की उनकी पॉलिसी बनती है। अलग अलग और भी संस्थाएं हैं, भारत सरकार भी इसको लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उतनी गंभीरता जो है, जो पॉलिसी मेकिंग में हो, जिस प्रकार से आपने बताया पॉलिसी मेकिंग में उस प्रकार की गंभीरता नहीं होती। इसको लेकर मेरे 2-3 सवाल है। सबसे पहले तो बाल मजदूरी की व्याख्या क्या है, किस प्रकार से आप इसकी व्याख्या करेंगे? देखिए, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनो हो या यूनिसेफ हो या बहुत सारी ऐसी जो दुनिया भर में काम करने वाली संस्थाएं हैं, उन्होंने बाल मजदूरी को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया हुआ है, क्योंकि ये दुनिया के लिए, एक मानवता के लिए कलंक है जी। चाइल्डहुड जो है ये किसी भी व्यक्ति को मिली हुई सबसे प्रीशियस चीज़ होती है। मतलब धरती पर अगर कोई खूबसूरत चीज़ कोई हो तो नेचर के बाद में अगर कोई दूसरा सुनहरा पल किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में होता है तो उसका बचपन होता है। और हर आदमी की अपनी सबसे ज़्यादा सुनहरी यादें जो होती है वो बचपन के साथ जुड़ी होती है। वो अगर किसी को याद करना चाहता है तो अपने बचपन को याद करना चाहता है, इसलिए बचपन के दोस्त, बचपन के किस्से, कहानियाँ वो जिंदगी भर उसको याद करता है। और भारत में या दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी आबादी का हिस्सा है जिसका बचपन छीना जाता है। यूनो ये कहती है, यूएन की रिपोर्ट ये कहते हैं कि दुनिया में लगभग 152 मिलियन जो है ये चाइल्ड लेबर्स, लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा की ये आबादी, और उसमें भी 1/3 हिस्सा जो है, लगभग 33 मिलियन जो है ये भारत में पाए जाते हैं। लगभग 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा के बाल मजदूर भारत में है। तो बाल मजदूरी क्या है? तो बाल मजदूरी की उन्होंने एक बहुत सिंपल सी व्याख्या की है कि ऐसी चीज़ें जिससे उस मतलब जो बचपन है, कोई बच्चा है तो उसका बचपन छीनने वाली चीज़ है, जिससे उसका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास छीना जाता हो, उसकी प्रतिष्ठा, उसके जीने के जो मौलिक अधिकार है वो प्रतिष्ठा जिससे छीनी जाती हो, उन चीज़ों को उन्होंने बाल मजदूरी के साथ जोड़ा है। यानी केवल इतना नहीं है कि कोई 18 से शारीरिक मेहनत नहीं, हाँ। ऐसे काम जिन कामों से उसका शारीरिक और मानसिक जो नुकसान होता हो, ऐसी चीज़ें जिससे उसका बौद्धिक और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है वो छीना जाता। तो इन चीज़ों को उन्होंने बाल मजदूरी के साथ जोड़ा है कि भाई ये बाल मजदूरी के साथ जुड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या कहता है कि हर व्यक्ति को प्रतिष्ठापूर्ण जीने का अधिकार है। तो ऐसे काम जिससे उस व्यक्ति की, उस बच्चे की प्रतिष्ठा छीनी जाती हो, ऐसे काम जिसमें उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास जो है कुंठित होता हो और वो उससे उस शारीरिक कामों की वजह से या मानसिक जो उसके ऊपर तनाव आता है उससे उसकी प्रतिभा को कुंठित किया जाता है, उन चीज़ों को उन्होंने बाल मजदूरी के साथ जोड़ा है। जैसे उसकी बचपन छीना जाता हो, उसकी क्षमता छीनी जाती हो, उसकी प्रतिष्ठा छीनी जाती हो। जैसे यूनो ये कहता है या सिटीजन चार्टर या बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स को या बच्चों को मिले हुए मौलिक अधिकार है, जैसे कि 6 साल की उम्र के बाद में उसको स्कूली शिक्षा अनिवार्य है, वो स्कूल में जाना ही चाहिए। 3 साल के बाद में उसको जो है जो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको मिलना ही चाहिए, उसका मौलिक अधिकार है। तो 3 साल की उम्र के बाद में कंपलसरी उसको प्री प्राइमरी स्कूल में होना ही होना है। 6 साल के होने के बाद में उसका फॉर्मली प्राइमरी एजुकेशन शुरू होना है, फिर उसको अपर प्राइमरी एजुकेशन है। तो ये उसके मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। राइट टू एजुकेशन भी हमारे पास है। तो उसके बाद भी अगर उसको ये नहीं मिलता, परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, उसकी पारिवारिक परिस्थिति उसको पढ़ाने लायक क्यों ना हो, मगर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको इंश्योर करे उसमें जा। फिर उसका बौद्धिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य है, अगर उसमें किसी तरीके से कोई कमी खामी है तो सरकार उसको दूर करने का काम करे। अगर ये नहीं होता तो उसकी जो प्रतिष्ठापूर्ण जिंदगी है वो छीनी जाती, और इसी को बाल मजदूरी के अंगों की तरह देखा जाता है। इसका रूट कॉज क्या है, क्यों इस प्रकार की बातें होती है? एक तो सरकार की पॉलिसी एक अलग बात है, लेकिन भारत की अगर बात करें तो इसका रूट कॉज क्या देखते हैं आप? देखिए, बाल मजदूरी का सीधा संबंध जो है गरीबी से। कौन से बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हैं?
ये आपको एलिट क्लास में दिखाई नहीं देता होगा। यहाँ तो देश में ऐसा नज़ारा है कि अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो वो उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है। तैमूर का भाई पैदा होने वाला है तो उसके लिए पूरी मीडिया दौड़ती है, उसके लिए करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं कि उसकी पहली झलक मीडिया को आए। उसके सालों मतलब जो हम ये कहते हैं कि उसकी चर्चाएं चलते रहती है, खबरों की वो टीआरपी बनते रहते हैं। दूसरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पैदा कब होते मरते कब उसकी खबर तक नहीं लगती। तो बाल मजदूरी का जो है वो बेसिक रूट कॉज जो है वो है गरीबी की ही परिणाम स्वरूप बाल मजदूरी पैदा होती। और अगर आप उसको और ज़्यादा तह में जाकर देखोगे तो बाल मजदूरी समाज के वंचित तबके से आती है। जो समाज व्यवस्था में जो वंचित लोग हैं, जो सबसे हाशिए पर रखे गए हैं, उन्हीं के परिवारों से आपको बाल मजदूरी दिखाई देती होगी। तो रूट कॉज जो है उसका गरीबी से भी नीचे अगर आप जाकर देखेंगे वो जाति व्यवस्था। बिल्कुल। समाज व्यवस्था में जिन लोगों को वंचित रखा गया है, नई आर्थिक व्यवस्था में भी वही लोग हाशिए पर हैं और उन्हीं के घरों से ये बाल मजदूरी निकलती है। उसका स्टेटस क्या है भारत में? जैसे आपने कहा कि 3 करोड़ से ज़्यादा, 3 करोड़ 30 लाख जो यूएन का रिपोर्ट कहता है, भारत सरकार के भी आंकड़े यही कहते हैं। तो उसका स्टेटस क्या है भारत में? 2011 की सेंसस में, अभी तो 2021 की सेंसस के आंकड़े आएंगे, तो 2011 की सेंसस में 1 करोड़ 10 लाख का जो है ये बाल मजदूरी का आंकड़ा आया, 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक। और उसको अगर आप 6 साल से लेकर 18 साल तक, मतलब एडोलसेंस से नीचे तक अगर आप देखेंगे तो ये कुल मिलाकर 3 करोड़ 30 लाख का है। आंकड़े ये कहते हैं कि जैसे 1 करोड़ 10 लाख जो है ये ऐसे है जो 5 साल से 14 साल तक की रेंज में है। 5 साल से इस देश में बच्चों को कमाने के लिए अपने आप को जिम्मेदार बनाना पड़ता है, लायक बनाना पड़ता है। और दूसरा जो है ये 15 साल से लेके 18 साल तक ये जो पीरियड है, इसमें 22 मतलब जो है 2 करोड़ 28 लाख के करीब का ये आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर ये जो सारा पकड़ कर चले तो ये 3 करोड़ 30 लाख के करीब का ये बाल मजदूरी का आंकड़ा है, जो 5 साल से लेके 18 साल की या 18 साल की उम्र के नीचे वाले जो। तो इतनी बड़ी आबादी जो है ये बाल मजदूरी के लिए फोर्सफुली तैयार की जा रही है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके बचपन का क्या हासिल होता होगा जब 5 साल का कोई बच्चा जो है कमाने के लिए किसी के यहाँ पर मजदूरी कर रहा है, वो उसका भविष्य क्या होता होगा। अभी पैंडेमिक के समय में भी जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया, ये पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक था, महामारी थी। भारत में भी उसका अलग अलग हिस्सों पर असर देखने को मिला। जीडीपी गिर गई, उसके अलावा बेरोजगारी बढ़ गई। तो इन बाल मजदूरों पर उसको बढ़ाने में भी पैंडेमिक का या लॉकडाउन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? पैंडेमिक ने तो बहुत सारी ऐसी सामाजिक समस्याएं पैदा की, जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारी जो परिस्थितियां पैदा हुई देश की अर्थव्यवस्था पर, उसका सीधा सीधा असर हुआ। पैंडेमिक का भी बहुत बड़ा उसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, और अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा उसके सामाजिक जो परिणाम है बहुत ज़्यादा गंभीर है। देश की अर्थव्यवस्था जब टूटती है तो उसके आधार केवल आप पैसों के मापदंड पर उसको नहीं माप सकते, उसके विपरीत परिणाम जो है उस समाज व्यवस्था पर जो सबसे नीचे वाला जो शिकार होता है उसको ज़्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहला शिकार जो है वो होता है। पैंडेमिक में पीरियड में लगभग हम लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा के लोग जो है वो बेरोजगार हुए। अब इतने बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार गया, हजारों लाखों नहीं तो करोड़ों में लोग बेरोजगार हुए। करोड़ों लोग सड़कों पर पैदल चलते हजारों किलोमीटर दूर पर भूखे नंगे अपने गांव में जाने के लिए मजबूर हुए। तो उसके बहुत बड़े पैमाने पर असर हुआ। अब जो लोग स्वाभाविक है कि जो प्रवासी मजदूर थे या दिहाड़ी पर काम करने वाले या शहरों के जो कि झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, वही सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुए। अब जब कमाने वाले लोग बेरोजगार हो गए तो उसकी जो कमाने की जो क्षमता जो खत्म हो गई, कोई रोजगार नहीं, सरकार की तरफ से कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है, तो उसकी कीमत उस परिवार के सारे सदस्यों को चुकानी पड़ी। उसमें महिलाएं भी उतनी शिकार हुई और उस परिवार के बच्चे भी उसके उतने ज़्यादा शिकार हुए। और इसी की वजह से क्या हुआ कि जब परिवार की ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ी और कमाने के साधन कम हो गए तो परिवार के सदस्यों को सारों को इस काम पर लगना पड़ा कि भाई सारे हाथ काम करें। फिर उसमें
जो बच्चे हैं उसको भी काम पर जाना पड़ा क्योंकि रोजगार के ऑप्शन नहीं थे। तो जो काम मिले, जितना काम मिले, उससे 2 वक्त के खाने का जुगाड़ करने के लिए बच्चों को भी उसमें लगना पड़ा। स्कूल बंद हो गए थे, स्कूली शिक्षा पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, तो बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए भी मतलब ये नहीं था। वो फोर्सफुली उनको स्कूल बंद करके उससे बाहर किया गया था। तो उसका बहुत ज़्यादा विपरीत परिणाम जो है मजदूरी पर भी हुआ और बड़े पैमाने पर जो बच्चे थे उनको इस मजदूरी में ढकेला गया और उनसे ये सारे काम करवाने के लिए परिवार को बाध्य किया गया। परिवार की भी मजबूरी थी और उस वजह से बहुत बड़े पैमाने पर ये समस्या बढ़ी। बिहार में हमने देखा खासकर मुसव्वर जो जाति है वहाँ पर, वहाँ उनके बच्चों का एक आंकड़ा आया था खासकर गया और उसे 2-3 जिलों में कि जो स्कूल बंद होने की वजह से जिन बच्चों को मिड डे मील मिलता था वो बंद हो गया, वो मिलना बंद हो गया। फिर वो बच्चे जो है वो कचरा बिनने के लिए या फिर सिग्नल पर भीख मांगने के लिए, मतलब इतने बहुत निचले स्तर पर बाल मजदूरी है या इस लॉकडाउन का जो परिणाम है वो उन पर हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में लेबर लॉज में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो इन बदलावों का चाइल्ड लेबर पर क्या असर पड़ेगा या क्या असर पड़ा है अभी? देखिए कि लॉकडाउन पूरी तरह से अनप्लान वे में थोपा गया था। कोरोना से निपटने के लिए सरकार के द्वारा यही एक तरीका अपनाया गया कि लॉकडाउन का सहारा लेकर हम उस बीमारी को निपटेंगे। मगर आज जो आंकड़े ये कहते हैं कि दोबारा ये देश भर में कोरोना की लहर जो है दोबारा खड़ी हो रही है और फिर दोबारा सरकार के द्वारा अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दोबारा लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है। लॉकडाउन कोई इसका उपाय नहीं था और वो पूरी तरह से फेल हो गया। इकोनॉमी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, जीडीपी नेगेटिव में चली गई और उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे परिणाम भी आए। यूनो का या वर्ल्ड बैंक के जो रिपोर्ट्स है ये कहते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से, केवल इस लॉकडाउन की वजह से लगभग 1,20,00,000 जो लोग हैं वो नए तरीके से बीपीएल में ढकेले गए। बीपीएल की लाइन तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस लॉकडाउन की वजह से, केवल लॉकडाउन की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से नए 1,20,00,000 से ज़्यादा के लोग, हो सकता है ये आंकड़ा और भी बढ़े क्योंकि वो आंकड़े अजम्पशन के आधार पर बनाए जाते, तो ये लगभग हम लोग ये मानकर चले कि 1 से 1.5 करोड़ लोग जो है वो नए बीपीएल में शामिल हो गए। इसका मतलब जो है कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने तक लायक नहीं रहे, भूखमरी के कगार पर आए। तो इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट जो है ये देश की, हम लोग ये कहें कि इतनी बड़ी आबादी पर हुआ। अब लॉकडाउन के दौरान सरकार के द्वारा किसी तरीके से कोई सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की गई। अगर सरकार सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर लॉकडाउन लागू करती, लोगों के पास में पर्याप्त मेडिकेशन पहुंचाती, राशन पहुंचाने का काम करती, जैसे स्कूल बंद है इस वजह से बच्चों को मिड डे मील नहीं, मगर सरकार अपनी एजेंसियों के द्वारा ये मिड डे मील बच्चों तक पहुंचाने का काम कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया, ऐसे गाइडलाइंस इशू की गई कि बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, तो सरकार ये व्यवस्था कर सकती थी। अलग अलग राज्यों ने ये किया, आंध्र प्रदेश में भी ये हुआ, उड़ीसा में भी इस तरीके से कोशिश की गई और एजेंसियों के द्वारा, बहुत सारी एनजीओज के द्वारा, सरकारी एजेंसियों के द्वारा मिड डे मील जो है, या जो सरकार जिस तरीके से उनको आईसीडीएस में या स्कूली शिक्षा में जो मिड डे मील का जो उनको दिया जाता था वो उनके घरों पर पहुंचाने की व्यवस्था कर सकती थी। उन्होंने किया जितना उनके पास साधन थे। कुछ राज्यों ने इस तरीके से गंभीरतापूर्वक प्रयास किया, मगर सरकार ने इसमें भी लापरवाही बरती और कुछ जगह तो ये देखने को मिला कि जहां बीजेपी के स्टेट थे उन्होंने तो इसको जो मिड डे मील या जो थोड़ा बहुत खाना जो मिलता था उसको भी कम्युनल एजेंडे का शिकार बनाया। आपको याद होगा कि आईसीडीएस में या बहुत सारे स्टेट में मिड डे मील में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अंडे देने की भी बात चली थी और कुछ राज्यों में आज भी अंडे दिए जाते। तो जहां बीजेपी के स्टेट थे उन्होंने उस मिड डे मील के मेन्यू से अंडे निकाले। मध्य प्रदेश के तो बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अगर बच्चों ने अंडे खाना शुरू कर दिए तो ये तो मांसाहारी होने के बाद में नरभक्षक बन जाएंगे। तो उन्होंने वहां भी अपना कम्युनल एजेंडा चलाया और वो जो थोड़ा बहुत मिड डे मील मिलता था उसको भी बंद कर दिया। अब ये मिड डे मील की स्कीम इसीलिए शुरू की गई थी कि बच्चे कम से कम खाने के लेवल पर तो सरकारी स्कूलों में आए। 1995 से ये मिड डे मील की स्कीम चल रही है, तो लगभग 25 साल हो। 25 साल से बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने की बजाय खिचड़ी के नाम पर आ रहे थे, आज खिचड़ी भी बंद हो गई, तो उसका बहुत बड़ा असर हो गया। तो
तो माँ बाप को कम से कम बच्चे के खाने की व्यवस्था स्कूल में होती थी, तो थोड़ा बहुत रिलीफ तो उनको होता था, कुछ मुट्ठी भर जो व्यवस्था उनकी होती थी, ये भी लॉकडाउन ने खत्म कर दी। इस वजह से बच्चों को अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ी, परिवार को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी, तो उनके पास कमाने के लिए मजदूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल। तो कचरे बीनने हो, कहीं भी काम करना हो, तो भारत में जो चाइल्ड लेबर जो है ये सभी जगह पर आपको मिलेगा, चाय के बागान से लेके चाय के टपरी तक। ऐसा कोई सेक्टर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, गारमेंट इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री का जितना भी सेक्टर आप उठा कर देखो, जहाँ भी लेबर है हर सेक्टर में आपको चाइल्ड लेबर मिलेगा। भारत में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाया जाता है। हाउस कीपिंग के काम में आपको लेबर मिलेंगे। बहुत सारे घरों में आपको लड़कियां जो है ये हाउस कीपिंग के काम में मिलेगी, बच्चे आपको हाउस कीपिंग के काम में मिलेंगे, गारमेंट इंडस्ट्री में मिलेंगे, माइनिंग में, जो भी इंडस्ट्री का सेक्टर आप उठा कर देखो, सर्विस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं भी आपको देखो तो वहाँ पर बच्चों की बहुत बड़ी जो है फौज आपको वहाँ पर मिलेगी और वो काम करते हुए आपको दिखाई देगी। भारत में मजदूरों के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के बाद अगर सबसे सस्ता कोई लेबर है तो वो बच्चे हैं। चाइल्ड लेबर की डिमांड क्यों है? क्योंकि सबसे सस्ता लेबर अगर कहीं है, कौन है, तो बच्चे। सैलरी तो देनी नहीं पड़ती, केवल एक दो वक्त का खाना दीजिए, वो काम करेंगे। खाने के लिए भी बच्चे जो है वो काम करने के लिए मजबूर होते हैं। महिलाएं सबसे ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है मजदूरी के लेवल पर, और महिलाओं के बाद में अगर सस्ते लेवल पर अगर किसी का एक्सप्लॉयटेशन होता है मजदूरी के लेवल पर, तो बच्चों का होता है। सबसे सस्ता मजदूर जो है वो बच्चा होता है। फिर दूसरी उसमें बात क्या है कि बच्चे जो है आसानी से दबाए जा सकते हैं, वो कोई ऑर्गेनाइज वे में उसका विरोध नहीं कर सकते। तीसरी बात जो है कि बच्चे अपने अधिकारों के बारे में जागृत नहीं हो सकते हो, ना वो यूनियन बनाने का, एसोसिएशन बनाने का काम कर सकते। इसलिए बच्चों को मजदूरी पर रखना, उनका शोषण करना, उनको दबाना, उनसे ज़्यादा काम करवाना, ये आसान होता है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, माइनिंग सेक्टर हो, उसमें बच्चों की ज़्यादा डिमांड होती है सभी जगह पर। जितना बच्चा मतलब जितना बड़ा आदमी काम करेगा वो ज़्यादा अधिकार मांगेगा, ज़्यादा मजदूरी मांगेगा। उससे अच्छा है कि बच्चों से काम करवाया जाए। इसलिए चाइल्ड लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी इंडस्ट्री के लेवल पर भी, एग्रीकल्चर सेक्टर लेवल पर भी डिमांड होती है। और ये कोरोना की वजह से तो ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है। इंडस्ट्रीज लोगों के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि मजदूरों का पलायन हो गया। अब काम बहुत ज़्यादा है, वर्क ऑर्डर ज़्यादा है, डिमांड मार्केट से आ रही है, मगर उस डिमांड को पूरा करने के लिए एडिक्वेट लेबर फोर्स हमारे पास नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि लगभग 12 ऐसे स्टेट है, 10 से 12 ऐसे स्टेट है जिन्होंने लेबर लॉ में अपने से अमेंडमेंट कर लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले भी उन्होंने अमेंडमेंट कर लिए। ये जो स्टेट है जैसे राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, ऐसे 9 से 10 स्टेट है। इन्होंने अपने अपने राज्यों में लेबर लॉज में ऑर्डिनेंस निकालकर अमेंडमेंट किए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में उन्होंने ऐसे प्रस्ताव होम मिनिस्ट्री के पास, लेबर मिनिस्ट्री के पास भेजे। अब बड़े मजे की बात यह है कि जिन राज्यों ने अपने राज्यों में लेबर लॉ में अमेंडमेंट किया है, यही ऐसे बड़े स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा बाल मजदूर होते हैं। देश में सबसे ज़्यादा बाल मजदूर जो है वो राम राज रखने वाले राज्यों से आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश जो है, बाल मजदूरों की जितनी भी देश में आबादी, उसमें 20% जो टोटल शेयर जो है बाल मजदूरों का, वो उत्तर प्रदेश से, उसके बाद मध्य प्रदेश है, ये रामराज वाला स्टेट है। गुजरात है, यहाँ बाल मजदूरी ज़्यादा होती है। महाराष्ट्र जहाँ बीजेपी का और इनका राज रहा हुआ, ये जो 10 स्टेट है उसमें बड़े पैमाने पर बाल मजदूरी चलती है। और इन्हीं स्टेट ने अपने अपने राज्यों में बाल मतलब जो जहाँ बाल मजदूर ज़्यादा पाए जाते हैं, उन्होंने अपने लेबर लॉ में अमेंडमेंट की। अब इस लेबर लॉ का जो परिणाम है वो क्या होगा, उसके गंभीर परिणाम क्या है? 8 घंटे से 12 घंटे करने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। तो फैक्ट्री मालिक जो है अब बच्चों से या वहाँ काम करने वाले मजदूरों से 12-12 घंटे काम लेंगे। अब इसके लिए 12 घंटे काम करने के बाद में भी उसको कोई ओवर टाइम देने की जरूरत नहीं। पहले लेबर लॉ में व्यवस्था थी कि कोई भी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक्ट था 1948 का, उस फैक्ट्री एक्ट में ये प्रोविजन था कि कोई भी फैक्ट्री मालिक अपने यहाँ काम करने वाले मजदूर से 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकता। वो 8 घंटे से ज़्यादा मजदूर अपनी मर्जी से ही काम करेगा। बिल्कुल।
मालिक की मर्जी से नहीं। जब तक उस मजदूर की मर्जी नहीं होगी वो अपनी इच्छा से ही 8 घंटे से ज़्यादा काम करेगा। और अगर वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना उस मालिक को ओवर टाइम देना पड़ता था। ये सभी जगह लागू था। अब उसको हटाया गया। अब वो 12 घंटे यानी 4 घंटे ज़्यादा काम करेगा तो वो ओवर टाइम में नहीं माना जाएगा। ये नया और जो कोड था, लेबर कोड था, वो लागू कर दिया गया। उसके बाद में एक व्यवस्था थी कि रूटीन लेवल पर लेबर इंस्पेक्टर जो होते थे वो इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन करते थे। और इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में वहाँ के मजदूरों को आइडेंटिफाई किया जाता था, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता था, फिजिकली उसको इंस्पेक्ट किया जाता था। तो उसमें ये व्यवस्था थी कि भारत में बहुत सारे ऐसे लेबर लॉज है, चाइल्ड लॉज है, जिसमें ये कहा गया है कि आप बच्चों को काम पर नहीं रख सकते। तो आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा, इंस्टीट्यूट में बोर्ड क्लियरली लिखा जाता है कि हमारे यहाँ बाल मजदूर काम नहीं करते। तो 13 या 14 साल के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में ऐसे ही है कि बिलो 14 ईयर्स के किसी भी बच्चे को काम करने के लिए रखा नहीं जा सकता। मगर ये तो कानून हुआ। फैक्ट क्या है, आप चाय की टपरी पर जाओ, किसी होटल में जाओ, तो आप सीधा कहते हैं छोटू जरा चाय लाना। तो हर चाय में, चाय पीते समय, चाय टपरी में, होटल में, कहीं ना कहीं आपने नाम तो सुना होगा कि छोटू जरा चाय लेके आओ, छोटू जरा ये लेके आओ। तो ये छोटू जो है आपको हर जगह पर दिखाई देगा, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे चाय की टपरी हो, चाहे होटल हो, कहीं भी हो। किसी इंडस्ट्री में भी देखा होगा, खेती के काम में भी देखा होगा, जो बहुत बड़े सारे ब्रिक इंडस्ट्री है वहाँ पर देखा होगा, फैक्ट्रियों में भी ये होता है। अब वहाँ जब इंस्पेक्शन करने के लिए लेबर इंस्पेक्टर जाएगा तो चेक करेगा। अब उन्होंने ये लेबर लॉज में जो अमेंडमेंट किए तो जो इंस्पेक्शन पीरियड था उसको भी बढ़ा दिया। वैसे ही रिश्वत से वो लेबर इंस्पेक्टर आता ही नहीं था, ये तो सारा मैनेज होने वाली बात है। मगर अब तो उस इंस्पेक्शन पीरियड को भी उन्होंने ढीला कर दिया है कि जो उसकी मर्जी पर आए तब जाकर वो चेक करेगा। तो उससे क्या होगा, जो लेबर लॉज को जो स्ट्रिक्ट थे उसको मतलब जो है शिथिल करने की वजह से या प्रभावहीन करने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो इंस्पेक्टर पहले ही कम बार आता था अब वो जाएगा ही नहीं। तो फैक्ट्री मालिकों को खुली छूट मिलेगी और वो बड़े पैमाने पर वहाँ पर सस्ता मजदूर जो है वो लाएगा। बिल्कुल सस्ता मजदूर बच्चे ही होंगे, उनको वहाँ पर लाया जाएगा। अब माइनिंग इंडस्ट्री है, फायर इंडस्ट्री मतलब जो फायर वर्क्स इंडस्ट्री है, जहाँ पोल्यूशन का ज़्यादा मामला होता है, जो बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर डालेगा। पेंडेमिक में तो ये कहा गया है कि मास्क लगाओ, संक्रमण से बचो। अब जैसे ये ईंटें बनाने का भट्टा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मजदूरी के लिए बच्चे रखे जाते हैं। माइनिंग इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, वहाँ पर आपको बच्चे मिलेंगे। तो ये जो सारा जो बच्चों को वहाँ हैज़ार्डस कंडीशन जो है, जो उनके लिए फैटल है, घातक है, ऐसी जगह पर भी बच्चों को काम करने के लिए रखा जाएगा। गारमेंट इंडस्ट्री है, डाइंग जहाँ पर लगाया जाता है, कलर जो होते हैं, जो उसके बहुत ज़्यादा उस बॉडी पर जो है रिवर्स इफेक्ट होते हैं, जल्दी बच्चे जल्दी उसके शिकार होते हैं। ऐसी डाइंग इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में भी बच्चे काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में भी बच्चे काम करते हैं। तो उसकी सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था। तो सस्ता लेबर जो है उनको मिलता है, इस वजह से उन्होंने लेबर लॉज को शिथिल कर दिया। अब इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के नाम पर अगर आप बच्चों का भविष्य खराब करने का काम करोगे, उनकी जिंदगी दांव पर लगाने का काम करेंगे तो क्या होगा। तो ये सस्ता लेबर खड़ा करने के लिए, इंडस्ट्री को बचाने के नाम पर ये सारा सरकार के द्वारा डेलिब्रेटली किया जा रहा है। और एक तरह से ये चाइल्ड लेबर को इनकरेज करने वाला और उसको प्रोटेक्ट करने वाला और जो उनका शोषण करने वाले लोग हैं उसको बचाने के लिए सारा किया जा रहा है। इसके बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम मिलेंगे। अभी प्रधानमंत्री हो या आमतौर पर रेडियो पर, टीवी पर ये स्लोगन एक सुनाई देता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ये जो आंकड़े अभी आपने बताए हैं कि 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूल में ही नहीं जाते या उनको उस शिक्षा से वंचित किया जाता है। तो स्कूली शिक्षा और ये बाल मजदूरी, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, स्लोगन तो बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री के द्वारा लगाए जाते हैं। बेटी बचाओ, ये भी स्लोगन लगाने वाले यही लोग हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यही स्लोगन लगाने वाले भी यही लोग हैं। तो स्लोगन लगाने में ये कहीं कम नहीं है। फैक्ट क्या है, सरकारी रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा बाल मजदूर हैं। अब 18 साल के नीचे वाले ये आंकड़े ये है, ये कहते हैं कि 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा के मजदूर है। ये होने कहाँ चाहिए। आज खेती में, गारमेंट इंडस्ट्री में, माइनिंग इंडस्ट्री में, किसी ना किसी फैक्ट्री में काम करते हुए बचपन दिखाई देता है। ये होना कहाँ चाहिए, स्कूल में, कॉलेजेस में होना चाहिए।
अब स्वाभाविक है कि जो बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है तो बाल मजदूरी का पहला असर उसकी शिक्षा पर ही पड़ता है। बिल्कुल। सबसे पहले अगर उससे कोई छीनी जाती चीज है जो उसका सबसे मौलिक अधिकार है, वह उसकी शिक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि राइट टू लिव जो है, जो जीने का जो मौलिक अधिकार है, उसमें शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। जब कोई बच्चा मजदूर के तौर पर ट्रीट किया जाता है तो उसका सबसे पहला जो उसका मानवीय अधिकार है वो शिक्षा का, वो छीना जाता है। अब आंकड़े ये कहते हैं कि अगर बाल मजदूरी बढ़ती है तो उसका सीधा असर जो है वो एजुकेशन पर भी होता है, क्योंकि एक साथ वो दो चीजें नहीं कर सकता। बिल्कुल। दिन भर मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, तो वो काम कहाँ करेगा। हम लोग ये जो कहते हैं ना कि जब कोई बच्चा होमवर्क करता है, ये एलिट क्लास वाला जो बच्चा है, जब किसी के स्कूल से आकर घर में होमवर्क करता है तो उसी समय इस देश का दूसरा एक बचपन जो है किसी दूसरे के होम में वर्क करता रहता है। तो एक बच्चा जो है स्कूल बैग डालकर स्कूल के लिए निकलता है तो उसी बस्ती में से, उसी शहर के किसी एक कोने में कोई दूसरा एक बच्चा अपनी पीठ पर एक बैग डालकर कचरे ढूंढते हुए सड़क पर कोई कचरा, प्लास्टिक, कूड़ा जमा करने के लिए निकलता। दोनों बच्चे सवेरे घर से निकलते, दोनों बच्चे शाम को घर आते हैं। एक का बच्चा जो है वो अपने स्कूल से किताब निकाल कर अपना होमवर्क करता, दूसरा बच्चा जो दिन भर जो उसने कचरा कूड़ा जमा किया है वो बेचकर अपने माँ को शाम के खाने के लिए, 2 जून की रोटी के लिए जो उसने कमाया वो देता। तो उसका जो पहला मौलिक अधिकार है वो शिक्षा उससे छीनी गई। 1% अगर हम लोग कहते हैं कि अगर मान लो कि 100% अगर मजदूरी बढ़ती, 100 बच्चों में अगर मजदूरी बढ़ती है तो सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट ये कहते हैं कि 100 में से 70 बच्चों की स्कूली शिक्षा खत्म होती है और वो उसी अनुपात में शिक्षा से विड्रॉ होते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट जो है इन्हीं बाल मजदूरी की वजह से, माइग्रेंट लेबर है, ये कोरोना की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर ये रहा, बेरोजगार। अभी जो ये जो सारा उन्होंने दूसरा तरीका क्या बनाया, जब लॉकडाउन थोपा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन देंगे। ये बाल मजदूर जो है वो तो ऑफलाइन हो चुके हैं। बिल्कुल। 12 करोड़ लोगों के जॉब गए तो 12 करोड़ लोगों के पास इनकम का कोई साधन ही नहीं है। एक बच्चे का मतलब एक फैमिली का 5 लोगों का भी अगर हम लोग परिवार माने जिनके जॉब गए, 4 या 5 लोगों का ऊपर अगर हम लोग परिवार का मान ले तो 12 करोड़ के साथ में अगर आप परिवार को जोड़कर देखें तो 50 से 60 करोड़ की आबादी होती। देश की आधी आबादी प्रतिदिन भूखा सोने के लिए मजबूर है। अब जो लोग 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाए, कहाँ से अपने बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल और ये सब जो सुविधा है क्या है उनके पास, तो स्कूलों से तो ऐसे ऑफलाइन हो गए। तो शिक्षा पर उनका बहुत ज़्यादा असर हुआ। ये जो स्लोगन है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ाई भी बंद है और उसकी जो रोजी रोटी की जो जंग है उस जंग ने किताबों से ज़्यादा उसको ज़िंदगी का सबक सिखाया है कि जो 2 जून की रोटी है वो उसके लिए ज़्यादा सबक है। स्कूल में तो उसको पढ़ने को मिलेगा, मगर पढ़ने को मिलेगा, इसके अलावा खाने को मिलेगा, मिड डे मील जो है सारा सुरक्षा था खत्म कर दिया गया। कोरोना के बहुत ज़्यादा सामाजिक परिणाम आएंगे, वो विपरीत परिणाम होंगे। बच्चों पर हुआ, महिलाओं पर हुआ, युवाओं पर हुआ, उनके बहुत सारे गंभीर परिणाम कम से कम आने वाले 2-3 साल तक जो है ये चलते रहेंगे। और इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए कम से कम अगले 10 साल तक लोगों को जूझना पड़ेगा। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विस्तार से बात करने की ज़रूरत है। सरकारी रिपोर्ट ये कहती है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस जो है इस कोरोना के पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़े। झारखंड स्टेट में तो 600 गुना ज़्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले केवल 4 महीनों में सामने आए। मतलब कोरोना का लॉकडाउन घोषित होने के केवल 3-4 महीने में झारखंड ऐसे स्टेट में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में 600 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा विस्तार से बात करने की ज़रूरत है, मगर एजुकेशन खत्म हो गया। जो बचपन किसी भी आदमी की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो दोबारा लौट कर नहीं आता। धरती पर सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज़ है तो बचपन है, वही उनका छीना जा रहा है। और इसके लिए सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार, पूरी तरह से सरकार की भारत के संविधान में व्यवस्था है। कितनी व्यवस्था है, तो माँ के पेट में अगर कोई बच्चा है, कोई भ्रूण है, तो उसकी सुरक्षा से लेकर सारी व्यवस्था की गई। बिल्कुल। पैदा भी नहीं हुआ उससे पहले उसको
गारंटी अधिकार दी मिलते गई है, हैं। अधिकार दिए गए कि तेरी सारी जिम्मेदारी स्टेट की होगी। वहाँ से लेके वो सारी सुरक्षा है, तरह तरह के लेबर लॉज है, बच्चों के शोषण के विरोध में कानून है, पास्को कानून आपने सुने होंगे, लेबर लॉज की तरह बच्चों को भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इसके बावजूद भी संविधान होने के बाद, सारी व्यवस्था होने के बाद ये शोषण। चाइल्ड और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मिनिस्ट्री है, हजारों करोड़ का बजट है। उस बजट के बाद में भी ये सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या बजट रखा गया बच्चों के, कटौती कर दी गई सरकार के द्वारा। बैनरों पर बच्चों की चिंता रखने से ये नहीं होगा, योजनाएं घोषित करने से काम नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरत है। हम बहुत बार ये कह चुके हैं कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। बाल मजदूरी ये परिणाम है, बिल्कुल। और जब तक इसी तरीके से सरकारी नीतियां रहेगी, बाल मजदूरी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये नेशनल शेम है। मनमोहन सिंह के द्वारा माल न्यूट्रिशन को लेकर एक बात कहा गया था कि नेशनल शेम है। तो नेशनल शेम है तो जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, ये जिन्होंने सरकारी 70 साल भारत पर राज किया, वो राज्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। तो चाइल्ड लेबर के बारे में लगभग बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात कर ली है। सरकार की नीयत हो, नीतियाँ हो, उस ये किस प्रकार से उसमें खोट है, उसका अभी जो पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लगाया गया उसका क्या कुछ असर हुआ, और जैसा काले सर ने कहा कि इसका असर और 2-3 साल रहेगा और इससे उभरने के लिए और 10 साल का समय लगेगा। इन्होंने एक बात जो कही कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, तो अगले थॉटकास्ट के अगले एपिसोड में हम उस मुद्दे पर बात करेंगे और उसके जितने भी एस्पेक्ट्स है, लॉकडाउन का क्या उसका परिणाम, उस पर क्या परिणाम हुआ, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये जो हमने सीरीज शुरू की है, उस सीरीज़ को आप देखिए MNTV के यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट में वो सारे एपिसोड्स, अब तक जितने एपिसोड्स हमने अपलोड किए हैं, जितने विषयों पर हमने चर्चा की है, वो सारे एपिसोड्स, उन सारे विषय आपको MNTV के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, थॉटकास्ट इस टाइटल के नीचे। और इस अभी जो चर्चा की है उस पर आपकी अगर कोई राय है, आपके पास अगर कोई अलग डाटा है, इससे अलग अगर आपके पास अगर कुछ आंकड़े हैं, तो वो भी हमें बताइए। और MNTV के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।